हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले तो ख़बर आपके दिलों पर ही लगी होगी, मेरी तरह के पाकिस्तान जो है तारीख़ में पहली दफ़ा एक T20 सीरीज़ हार गया है, और वो भी श्रीलंका की रेलू कट्टे वाली टीम से। यानी श्रीलंका की टीम को प्लीज़ रेलू कट्टा मत करें यार, बेचारों के साथ जो पिछली दफ़ा हुआ था, एक विन उनकी बनती है। नहीं वो तो जाहिर है, दे केम हियर और पहली दफ़ा सीरीज़ हुई है, तो हैट्स ऑफ टू देम, दे प्लेड वेरी वेल। लेकिन हमारी टीम के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझे पता है कि तुम हाँ तो यार तुम बीच में, क्योंकि तुमने रिवर्स स्विंग करा दी, वो पॉलिटिकल कमेंट था। चलिए जनाब, आज जो हमारे एजेंडे पे है वो है राना सनाउल्लाह साहब के केस। आपको याद होगा कि 1 जुलाई को उनको गिरफ़्तार किया गया था लाहौर मोटरवे से निकलते हुए, और उनके ऊपर 21 किलो हीरोइन डाली गई थी। एंटी नार्कोटिक फोर्स के जो चीफ़ हैं उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा था कि ये केस जो है, इस पे जो भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो नहीं जानता कि हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं। इस केस को अब 4 महीने हो गए हैं, मगर अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया। बहरहाल आज लाहौर में जब इंसदाद मनशियात की अदालत के एक ड्यूटी जज जो कि हेयर कर रहे हैं, आपको याद होगा कि जो ओरिजिनल जज थे उनको तब्दील कर दिया गया था एन वक्त पर, तो वहाँ पर जब समाअत हुई तो राना सनाउल्लाह साहब के जुडिशल रिमांड में 18 अक्टूबर तक तौसी की गई है, और ये नोटिस जारी किए गए हैं ANF वकील की दरख्वास्त पर कि इंडाइटमेंट होगी उनकी मोस्ट प्रॉब्ली 18 अक्टूबर को। आज सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट जो कि पंजाब का बहुत एक कामयाब प्रोजेक्ट है, जो CCTV के थ्रू ट्रैक करते हैं क्राइम को, उन्होंने कुछ फुटेज जो है अदालत में पेश की, जिसकी कॉपी जो है ज़ाहिर मुखालिफ लॉयर्स को भी दी गई, यानी राना सनाउल्लाह साहब के उन वहाँ से कुछ स्क्रीन ग्रैब्स जो हैं वो रिलीज़ किए गए, और ये दावा किया गया कि जो बयान था ANF का वो ये था कि राना सनाउल्लाह साहब जब 3:25 पर निकले हैं मोटरवे से, तो उन्हें ANF ने पकड़ा। वहाँ 45 मिनट तक जो है वो रेजिस्टेंस हुई। उसके बाद वहाँ पर राना सनाउल्लाह के गार्ड ने असला ताना, बाद में उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया, हीरोइन बरामद की गई। तो ज़ाहिर है वो कुछ ना कुछ फुटेज में आना चाहिए था। ऐसी अभी तक फुटेज बहरहाल सामने नहीं आई है, क्योंकि ये भी जो स्क्रीन ग्रैब्स हैं ये उस फुटेज से लिए गए हैं जो एक सील बंद लिफाफे में अदालत को दी गई। वो अदालत में चलवाई नहीं गई। लास्ट टाइम ड्यूटी जज ने कहा था कि फुटेज पेश की जाए, बहरहाल वो अभी तक सरबा मोहर ही है। तो जो नून लीग वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे जो राना सनाउल्लाह का पहला मौक़िफ़ है, जो उन्होंने पहला बयान दिया था कि उनसे कोई बरामदगी नहीं की गई, बल्कि उनको वहाँ से अगवा करके ले जाया गया ANF के रीजनल हेडक्वार्टर, और वहाँ पर उन पर हीरोइन डाली गई। उसका सबूत के तौर पे ये जो स्क्रीन ग्रैब्स देख रहे हैं ये हैं लाहौर के कैनाल रोड की पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब जो कैमरे लगे हुए हैं उनसे ये ग्रैब हुए हैं 12 मिनट के बाद, यानी 3:37 पर। तो उनका दावा ये है कि जनाब अगर तो 45 मिनट मोटरवे से निकलते ही कोई अगर मलाखड़ा हुआ या कोई रेजिस्टेंस हुई, तो वो टाइम जो है अगर ऐसा हुआ तो ये 12 मिनट में टोल प्लाजा से जो कनाल रोड तक कैसे पहुंच गए। अब यही सवाल हम रखते हैं। राना सनाउल्लाह साहब के वकील फरहाद शाह हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी फरहाद साहब, तो बताइए ये जो क्लेम है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है उनके साथ को 45 मिनट तक कुछ नहीं हुआ, आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि 12 मिनट में जो वो है वो कनाल व्यू पे पहुंच गए थे, तो इस बारे में क्या तफसील है आपके पास? वैसे साहब देखें, बात यह है कि ये काम होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये हुई इस केस के अंदर कि जो अजीज़ुल्लाह हैं मेजर साहब जो डिप्टी डायरेक्टर भी हैं ANF के, उन्होंने ही रेड किया, उन्होंने ही FIR लॉन्च की और वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने लगे। तो वो कोई भी ऐसी एविडेंस नहीं लेना चाहते थे जिनसे उनका मौक़िफ़ जो है वो गलत साबित हो जाए। तो उस सीक्वेंस के अंदर हमने जब राना साहब को 1 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और 2 जुलाई को जब लंदन मैजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया गया, तो हमने अपनी फर्स्ट प्ली ली कि देखें
हमारा मौकफ ना ये रिकॉर्ड पे लिख रहे हैं, ना उससे मुताबिक ये एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, ना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो पर्पसली मजिस्ट्रेट साहब ने वो हमारा मौकफ जो था उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, और उसके बाद क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने खुद जुडिशल करने की सदा की थी तो राना साहब को जुडिशल भिजवा दिया गया। तो उसके बाद फिर जब ANF कोर्ट के अंदर इनका चालान सबमिट किया गया तो हमने फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर अपनी जो प्ली थी राना साहब की, जिसको हम फर्स्ट वर्जन कहते हैं एक्यूज का, उसको प्रूव करने के लिए हमने एक एप्लीकेशन दी कि जनाब ये जितनी कार्रवाई ANF बता रहे हैं ये सारी की सारी कार्रवाई जो है ये झूठ पर मबनी है, और सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो 14 अरब रुपए लगाया गया था, और ये मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि ये 2016 का सेफ सिटी एक्ट है, जिसके अंदर सेक्शन 16 के अंदर मेंशन किया गया है कि ये एक एविडेंस के तौर पे लिया जाएगा, और 510 है हमारा CRPC का, जिसके तहत इसको एडमिसिबल डिक्लेयर किया गया, और इसको एक्सपर्ट ओपिनियन जो है एक्सपर्ट एविडेंस के तौर पे इसको गर्दाना गया। तो उस एप्लीकेशन को जब हमने दिया और नोटिस किया गया तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से बड़ा उस पर एतराज़ किया गया कि देखें जी ये डिफेंस से रिलेटेड है तो ये किस तरह किया जा सकता है। तो हमारा क्योंकि उसमें मौक़िफ़ ये था कि सेफ सिटी क्योंकि एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और दूसरी बात यह है कि एविडेंस के ज़ाया होने का एहतमाल है कि हमें नहीं पता कि वो एविडेंस कितना अरसा वो सेफ रखते हैं। तो उस पर फिर हमारी एप्लीकेशन को जो था प्रोसीडिंग चल रही थी, और इन्वेस्टिगेशन के सीक्वेंस वाइज जब हमने इसको आर्ग्यू किया तो जज साहब को, जो अरशद मसूद साहब थे, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, और नए जज साहब का क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था तो उस सीक्वेंस के अंदर जो ड्यूटी जज है खालिद शब्बीर साहब, उन्होंने इसको एज ए अर्जेंट मैटर ना सिर्फ ट्रीट किया और बल्कि हमारे आर्गूमेंट सुनने के बाद हमारी एप्लीकेशन को अलाउ किया, और उसके बाद उन्होंने 3 लोगों को अपने ऑर्डर के अंदर नॉमिनेट किया, मुझे एज ए डिफेंस लॉयर, एक प्रोसिक्यूटर दानिश मशकूर सिद्दीकी साहब को, और अजीजुल्लाह जो कंप्लेनेंट और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं कि वो जाएंगे और इस वीडियो को देखेंगे और जिस जिस जगह से हम चाहेंगे उसको फ्रीज करवाएंगे। तो वो ना सिर्फ हमारा वो गाड़ी का नंबर देने पे 3 जगह पे वो गाड़ी जो है उसको डिटेक्ट किया गया था। मैं जल्दी से बताता चलूँ जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो आवाम तक भी पहुंचना चाहिए। देखें 3:25 का जिक्र एक तो ANF अपनी FIR में करता है कि 3:25 पे हमने मोटरवे से निकलते राना साहब को उनके स्क्वाड के साथ इंटरसेप्ट किया, और दूसरे नंबर पे जो उन्होंने वीडियो फराहम की है 3:19 पे राना साहब की मोटरवे FWO की फुटेज है जो वो रावी टूल प्लाजा से बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए कि इन्होंने जो अपनी FIR के अंदर मेंशन किया है कि जी ये 6 लोग थे और इन्होंने मज़ामत शुरू कर दी, इनके पास असला था, हमने बड़ी तरीके से इनसे असला छीना, इनको काबू में किया, उसके बाद इनकी हमने तलाशी ली, इनसे नाम पूछे, इन्होंने अपने नाम बताए, उसके बाद हमने इनका सारी राना साहब को पूछा, उन्होंने हमें बक्सा दिखाया, फिर उन्होंने बक्सा तोड़ के उसमें से हेरोइन दिखाई, फिर हमने उसका वजन किया, वजन करने के बाद अब ये तकरीबन 30 से 40 मिनट का खुद बता रहे हैं। फिर हमने फरदात, ये फरदात जो होती है रिकवरी मेमोज, ये कोई 1.5 सफ़े की फरदात है जो वहाँ पे मौके पे इन्होंने बनाई है। अब इनके मुताबिक ये था कि जी 30-40 मिनट हमें वहां पे लग गया। अब राना साहब की फर्स्ट प्ली ये थी कि मुझे इन्होंने रोका। अब राना साहब की गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जिसको बाहर से नहीं खोला जा सकता। राना साहब ने खुद उसको अलाउ किया, ड्राइवर को इन्होंने निकाला, अपना ड्राइवर वहां पे बिठाया और गाड़ी को फुल स्पीड से लेके ये वहां से निकले हैं। अब देखें मोटरवे पे रावी टोल प्लाजा से जो पहली जगह जहां पे गाड़ी को इंटरसेप्ट किया कैमरा ने, वो पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस ब्रिज का पुल है, और ये आप देखेंगे कि जहां से मोटरवे से लेके उस कैमरा तक 12 किलोमीटर का फासला है। अब एक आदमी 3:25 पे स्टार्ट कर रहा है और वो कैमरे पे 3:35 पे इंटरसेप्ट हो रहा है 10 मिनट के अंदर। अब आप अपने खुद अपना माइंड अप्लाई कीजिए, अपनी प्रूडेंस से देखिए कि क्या 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट में तो जो स्पीड से गाड़ी लेके जाएगा मोटरवे से निकल के वो पहुंच सकता है पंजाब यूनिवर्सिटी के उस पुल पे। तो ये जो बीच में जितनी कहानी है ये तो फिर सारी की सारी साबित होगी कि फिर ANF ने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ राना साहब को जेल में बंद करने के लिए, उनकी जो वो आवाज बुलंद कर रहे थे उसको रोकने के लिए उन्होंने ये प्लांट करके उनके खिलाफ ये केस दर्ज कर दिया। अच्छा फराद साहब आपने खुद अभी कहा कि आपने शायद वो फुटेज देखी, क्योंकि ये जो हैं ये तो स्क्रीन ग्रैब्स हैं और इन पे टाइम लिखा हुआ है, तो जाहिर है हम
आप खुद कह रहे हैं कि जो फुटेज होगी, तो आपने तो मुकम्मल फुटेज देखी है जी। तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जल्दी साहब देखें, दो किस्म की फुटेज की बात की जाती है। पहली चीज ये है कि एक फुटेज की हम बात कर रहे हैं जो सेफ सिटी कैमरा जो है वो लाहौर के अंदर लगे हुए, वो मोटरवे के उस जो आपका एग्जिट पॉइंट है वहां नहीं लगे हुए। उस फुटेज की बात करते हैं शहरियार अफरीदी साहब जो लर्नड मिनिस्टर साहब हैं कि जी हमारे पास फुटेज है और हम वो जब अदालत में टाइम आएगा तो हम पेश कर देंगे। जल्दी साहब देखिए, ये आपका सेशन ट्रायल है जो 265 CRPC में इसका प्रोसीजर दिया गया कि जिस भी एविडेंस पर रिलाय करना है प्रोसिक्यूशन ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, वो 265C के तहत उसकी कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी देते हुए आपने एक्यूज को देनी है। जो 2 चलान अब तक ANF दे चुका है, फर्स्ट इंटरनल रिपोर्ट और सब्सिक्वेंट चलान, कोई इस किस्म की फुटेज ना उस रिकॉर्ड कैसा। और मैं आपको ये बावसूख तरीके से कह रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी इन दोनों चलान की कॉपियां जो है दिखा। जी फरहाद साहब, आप शहरियार अफरीदी बार बार ये कह रहे हैं कि जब मौका आएगा तो हम पेश कर देंगे। अब इंटरिम चालान भी पेश हो गया, सप्लीमेंट्री चालान भी पेश हो गया, दोनों में वो चीज़ नहीं आई। वो ये कहते हैं कि केस अभी शुरू नहीं हुआ, तो उनका मतलब ये है कि भी उनका एक हाल ही में एक बयान आया, बल्कि आप भी सुन लें। 4 अक्टूबर को उन्होंने यही कहा कि भाई हमारे पास वो फुटेजेस मौजूद है, बल्कि उससे पहले जो सर्वेलेंस की गई उसकी भी फुटेज है। सुनिए शहरियार अफरीदी साहब को। 3 हफ्ते तक कमोबेश राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को हर शहर में फॉलो किया गया। उनकी फुटेजेस हैं, ये कैमरा फुटेजेस हैं, हर चीज़। जब ट्रायल शुरू होगा, जब अदालत में मुकदमा शुरू होगा, वो तमाम चीज़ें दी जाएंगी। मैं राना साहब या कोई भी हो, पार्लियामेंटेरियन है, मेरे पर इज्जत उनकी वाजिब है, लेकिन बात जब कानून की आए तो कानून के लिए सब बराबर हैं। हमने उनका जान अल्लाह को देनी है वाला क्लिप इसलिए नहीं चलाया कि वो इतनी दफ़ा ये बात कह चुके हैं। इन्हें शहरियार अफरीदी ने अल्लाह को जान देनी है ना। हाँ, जाहिर है। तो फरहाद साहब, आपने सुना, वो तो कह रहे हैं कि सर्वेलेंस की भी फुटेज मौजूद है और उसके बाद भी, तो ये शायद हम लोग थोड़े लाइल्म हैं, या हमें बताइएगा कि वो कह रहे हैं बार बार जब केस शुरू होगा, तो केस के शुरू होने का मतलब ये है कि जब इंडाइटमेंट होगी। जैदी साहब देखिए, मैं आपके इस प्रोग्राम से बताता चलूँ, देखें ये केस अफरीदी साहब की ख्वाहिश और मंशा पर नहीं शुरू होना। हमारा ना तो इंग्लैंड की तरह को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई कस्टम्स पे बेस करता है कि वो रिटन फॉर्म में नहीं है। हमारा कोडिफाइड फॉर्म में CRPC मौजूद है, जिसके अंदर सेशन ट्रायल जिस तरीके से चलना है वो पूरा का पूरा स्टेज वाइज प्रोसेस दिया गया कि आपका 173 की रिपोर्ट आएगी, कितने दिन में आएगी, उसके अंदर आपको फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर ये सेशन ट्रायल जो है, सेशन जज साहब जो है किस तरह मुल्जमान को तलब करेंगे, 265C के तहत कैसे कॉपीज डिलीवर की जाएंगी उस एविडेंस की जिस पे कल को प्रोसिक्यूशन ने रिलाय करना है, 265D के तहत कैसे इसके ऊपर फर्दर जुर्म लगाई जाएगी, 265E के तहत कोई प्ली है तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा अगर एक्यूज की कोई प्ली है, 265E के तहत प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस रिकॉर्ड। देखें ये प्रोसेस जो है ये लिखे बड़ी फॉर्म में CRPC में मौजूद है। अब शहरियार अफरीदी साहब की ये बात जो भी आपने चलाई है कि जनाब हमने सर्वेलेंस की 3 हफ्ते, सर जैदी साहब ये देखिए इनकी FIR में तो लिखा होना चाहिए ना कि ये 3 हफ्ते हमने सर्वेलेंस की। FIR में लिखते हैं कि जी सफाई इंफॉर्मेशन थी, मुखबर खास ने इतला दी कि जी मोटरवे पे एक पार्लियामेंटेरियन जा रहा है जिसका नाम राना सनाउल्लाह है, जो पाउडर लेके जा रहा है, अगर उसको इंटरसेप्ट किया जाए तो उससे पाउडर बरामद हो सकता है। फिर उसमें कहा कि जी इनके अफगानियों से ताल्लुक थे। जैदी साहब पहले दिन ही राना साहब को जब लाए कोई रिमांड सीक नहीं किया गया, उसी दिन कहा कि जी हमें मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए दरकार नहीं, इनको जुडिशल कर दें। तो आप मुझे बताइए कि ये सारी की सारी जो कहानी सर्वेलेंस की शहरियार अफरीदी साहब कहते हैं वो FIR का हिस्सा बनाते, FIR में तो उन्होंने कहीं नहीं लिखा। फिर सेकंड जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, वाई दे आर रिलक्टेंट कि उन्होंने चलान के साथ उस एविडेंस को क्यों नहीं लगाया जब ये कहते हैं कि जी जब एविडेंस आएगी तो तब हम देंगे। देखें ये एक ट्रायल हो रहा है, ये असेंबली फ्लोर नहीं है कि जहां आपका जब दिल करेगा आप एक नया चैप्टर पे आर्गुमेंट शुरू कर देंगे या डिस्कशन शुरू कर देंगे। आपने इंटरनल रिपोर्ट दी है उसके साथ कॉपी नहीं है, आपने चलान दिया उसके साथ कॉपी नहीं है। फिर मैं एक और बात बताऊं, आज जब मैंने आर्गू किया मैंने कहा जी मिनिस्टर साहब ये कहते हैं
कि जनाब हमारे पास फुटेज है, हम देंगे, तो हमें उसकी कॉपीज दें, क्योंकि दिस इज द स्टेज 265C की, कि हमें कॉपीज दें जिसमें उन्होंने कल को रिलाय करना है। तो इनके प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि जी मिनिस्टर साहब से हमारा ना कोई ताल्लुक है ना वास्ता, वो जितनी बातें कर रहे हैं उसका केस से कोई ताल्लुक नहीं, हमारे पास कोई फुटेज नहीं है, ना हमने कल को इस पर रिलाय करना है। ठीक चलें फरहाद साहब, बहुत शुक्रिया। हमें भी अल्लाह देनी है शहरियार अफरीदी की तरह, लिहाजा अब वक्फा ले, प्रोड्यूसर को वक्फा देना है। वेलकम बैक। और सूबा पंजाब का ज़िला कसूर गुज़िश्ता 4 हफ़्तों से ख़बरों में था फॉर ऑल द रॉन्ग रीज़न्स। जैसे हमेशा होता है कि वहाँ बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती और उनके कत्ल के वाक़यात हुए, उसमें एक जो मुजरिम था, मुलजिम था, उसको पकड़ लिया गया, आइडेंटिफाई कर लिया गया, DNA तो बात ख़त्म हो गई थी। मगर इस हफ़्ते फिर ये ख़बरें आनी शुरू हुई हैं कि वहाँ कसूर का जो एक तहसील है पतोकी, वहाँ पर कुछ वाक़यात हुए हैं और एक गैंग पुलिस ने पकड़ा है। 5 अफराद पर मुश्तमिल ये गैंग है जिन्होंने एक लड़के को पहले मंडे को ख़बर आई थी कि एक लड़के के साथ ज़्यादती की, 3 साल तक उसकी वीडियोस बनाई। पुलिस ने वो वीडियोस भी बरामद की हैं। और उसके बाद एक और ख़बर आई ट्यूसडे को कि मज़ीद ऐसे ही वाक़यात वहाँ पर एक और वाक़या हुआ है और उसमें जो एक मुलजिम है उसने अपने घर सालगिरह के मौके पर एक बच्चे को बुलाया, उसे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया, बाद में आकर के उसने अपने घर वालों को बताया और पुलिस ने एक्शन लिया। 5 में से 3 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया था, जिसमें से एक जो है वो फ़ौजी था, उसको पेरेंट डिपार्टमेंट वाले ले गए हैं। अब पुलिस कह रही है कि उसमें एक फ़ौजी और एक रेंजर्स एहलकार भी शामिल है इस 5 रुकनी गैंग में, और उसके लिए उनके इदारों से बाज़ाब्ता तहरीरी दरख्वास्त की जाएगी कि वो उन्हें पुलिस को तफ्तीश के लिए उनके हवाले करें। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें थोड़ी सी क्लियर दूँ कि इन दोनों केसेस के बीच में एक लिंक है। वो एक ही बंदा है, एक ही बंदा, हाँ, जिसको इस न्यूज़ रिपोर्ट में S कहा गया है, हम वही इस्तेमाल कर लेंगे। 2.5-3 साल बाद उस बच्चे ने, जिसको रेप किया गया था, वीडियो किया गया था और ब्लैकमेल किया गया था, 2.5-3 साल बाद उसने जाकर अपने बाप को ये बताया कि मेरे साथ ये होता रहा है। ये FIR रजिस्टर हुई बकौल मिर्ज़ा अब्दुल कदूस बेग, जो वहाँ पर SP इन्वेस्टिगेशन है। फिर पता लगा, फिर एक और केस रजिस्टर हुआ इसी शख्स के, जिस जो आप कह रहे थे ना कि जो बच्चे को घर ले गया था किराए के घर में, कि मैं तुम्हारी बर्थडे या मेरी बर्थडे है, जिसकी भी है, वहाँ पर भी वही बंदा था जिसने ये, जो इस 5 मेंबर की गैंग का हिस्सा था। वही तरीक़ाकार जिसको आप मोडस ऑपरेंडाई कहते हैं, वही है, रेप किया, ब्लैकमेल किया। और पुलिस का कहना है कि ये सालों से ऐसे कर रहा है और हमें नहीं पता कि और इस तरह के कितने विक्टिम्स हैं। ये मुझे थोड़ा सा वो हुसैन खान वाला केस की तरह ज़्यादा लग रहा है, एज अपोज टू ज़ैनब का केस और एज अपोज टू चूनिया का केस। अब इस तरह की बातों पर जब अब आती रहती हैं इस तरह की खबरें, राइट। यही जो खबर है इसमें 2 और केसेस भी हैं और दोनों लड़कों के रेप के। बिल्कुल। अच्छा, कल रावलपिंडी पुलिस ने एक वो ट्वीट की थी, उन्होंने कहा कि हमने एक शख्स पकड़ा है जो ट्यूशन के लिए आता था और उसने 6 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की कोशिश की। बिल्कुल। अच्छा, अब क्या कहा जा सकता है? ऑन एन एवरेज 7 इस तरह के केसेस होते हैं पाकिस्तान में रोज़ाना। अच्छा, वो आज मैं सरूप एजाज का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, डेथ पेनल्टी वाला। उसमें उन्होंने एक पॉइंट उठाया, उसके फार भी जा सकते हैं, अगेंस्ट भी सकते हैं। कहा जी ये जो इस तरह की वारदातें होती हैं और फिर आप कहते हैं इबरतनाक सज़ा दे दी जाए, लटका दिया जाए, टोटे टोटे कर दिया जाए, इससे जो है कुछ थोड़ा सा डिटेरेंस पैदा हो जाएगा। तो उसने मिसालें दी हैं कि 1983 से लेकर अब तक की, कि 1983 में ज़िया के ज़माने में एक बच्चा था पप्पू, उसका जो कातिल था उसको लाहौर में सरेआम एक दिन पूरा लटका के उसकी लाश को रखा गया। अच्छा, एक साहब हैं जावेद इकबाल, सीरियल जी। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि इस पर मैंने अभी मेंशन करना है जावेद इकबाल। अच्छा, जावेद इकबाल के बाद जावेद इकबाल तो 100 बच्चों के कत्ल का जिसने इतराफ़ किया, उसके लिए जज ने कहा कि इसके 100 टुकड़े करके जो हैं और इसको कत्ल किया जाए विक्टिम्स के पेरेंट्स के सामने। उसने खुदकुशी कर ली। फिर ये ज़ैनब का कातिल है इमरान अली,
इसकी सजाए मौत के बाद ये 4 बच्चों की मौत उसी इलाके में, अब आप ये पढ़ रहे हैं। तो ये उनका आर्गूमेंट ये है स्वरूप एजाज का कि भैया लटकाने से या इबरतनाक सज़ा देने से एक दिन की तस्कीन तो हो जाएगी आम आवाम की, भी नहीं, लेकिन मसला तो अपनी जगह मौजूद है। ये सारी मिसालें ये बताती हैं, इसका क्या तोड़ किया जाए ये कोई नहीं सोच रहा। हाँ, चले थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अदरवाइज तो हम सारी पीट सकते हैं। अब देखिए, एक तो ये बिल्कुल जब भी ऐसा कोई वाकया होता है सरेआम काट के फेंक दो, ठीक है, और ये एक बड़ा एक नेचुरल और एक ह्यूमन रिस्पॉन्स है। एक और जो बात की जाती है कि यार ये कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई दरिंदा है, कोई बला है। हालांकि दरिंदे कहाँ करते, दरिंदे नहीं करते बेचारे, दरिंदे बदनाम हो रहे हैं इसमें, पता नहीं क्यों बला कह देते हैं, कोई बला है। ये भी एक बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स है, क्योंकि हम ये नहीं तस्लीम करना चाहते कि वो भी उतने ही इंसान हैं जितने हम हैं, जितने आप हैं। अच्छा, मैं हरगिज़ हमदर्दी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब तक आप किसी चीज़ की एक साइकोलॉजी नहीं समझेंगे तो आप उसको टैकल नहीं कर सकते। तो बहुत काम हुआ है दुनिया भर में इसके ऊपर कि यार प्रोफाइल बनाए, चाइल्ड मोलेस्टर कौन होता है। यार ऐसे तो नहीं होता ना कि आप एक सुबह जागते हैं और कहते हैं कि यार मैंने किसी बच्चे को रेप और मर्डर करना है, ऐसा नहीं होता। एक नॉर्मल बंदा ऐसे नहीं सोचता। तो क्या कोई प्रोफाइल है, ये सुनिए प्रोफाइल क्या है। ये जो 4 बच्चों का कातिल मुबैना कातिल उस पे मैं आ रहा हूँ, उसकी जो अपनी हिस्ट्री है, उस पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। पहले प्रोफाइल की बात करते हैं, ठीक है। जाहिर है तकरीबन 90% जो चाइल्ड मोलेस्टर्स होते हैं वो मर्द होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे एक ऑब्वियस वजह है और एक नॉट सो ऑब्वियस वजह है जो आपके जिसकी तरफ आपने अभी इशारा किया है। किसी भी उम्र के हो सकते हैं। 12-13 साल के बच्चों ने 6 साल के बच्चों को भी मोलेस्ट किया है। बूढ़े भी हो सकते हैं, 90 साल के भी हो सकते हैं, टीनेजर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी तबके से। हाँ, ये तंदूर वाला या रिक्शा वाला भी हो सकता है, और जेफरी एप्स्टीन जैसे मल्टी मिलियनर्स, और यूके में जिमी सेविल जो मार्गरेट थैचर के साथ घूमता था, उस तरह के लोग भी हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज। देयर इज नो क्राइटेरिया। कोई भी कौम हो सकती है, दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी खित्ता, कोई भी मजहब, इट डजंट मैटर, ठीक है। और हाँ, अगर मैंने बात की कि पेशे का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक्चुअली सबसे जो खतरनाक बात है कि प्रोफाइल है ही नहीं, इट कुड बी एनीबॉडी। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स वहाँ ही हैं, और क्योंकि हमने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि ये वर्ल्ड वाइड इशू है, तो साइकोलॉजी तकरीबन एक ही होती है हर जगह। मोस्टली 200 से 400 बार एक सीरियल रेपिस्ट या मोलेस्टर बच्चों को मोलेस्ट करेगा पकड़ जाने से पहले। पकड़े कितने जाते हैं? हम यहाँ पर हमेशा रो रहे होते हैं ना कि यार ये पकड़े नहीं जाते। यूएस में पता है क्या स्टैट्स है? 1 in 10 केसेस will be reported to law enforcement. उसमें से 1 in 10 केसेस प्रोसिक्यूट होंगे, मतलब सजा मिलेगी। तो ये है दुनिया का हिसाब। फांसी की बात की आपने, ये मिसालें पहले भी दे दी हैं। मैं आपको थोड़ी सी, ये जो हालिया केस है चूनिया का, ये लोग डरते नहीं है जितनी भी आप इनको सजा दें। 2011 में सोहेल भी गिरफ्तार हुआ था, ठीक है। 5 साल की कैद थी, सिर्फ 5 साल की, ये सोचें, ठीक है। 1.5 साल में वो फारिग हो गया। जावेद इकबाल की आपने बात की, बहुत एक टेस्ट केस है, ये केस स्टडी है बंदा। उसके साथ क्या हुआ था कि 1990 से उसके ऊपर FIR हो रही थी, ठीक है। गिरफ्तारी हुई उसकी, पुलिस ने मारा उसे, मोहल्ले वालों ने उसको मारा, बाज नहीं आया, ठीक है। तो ये लोग बाज आ नहीं सकते बिकॉज इनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यही बनता है। अच्छा, ये जो आपने अभी जिक्र किया, अगेन सोहेल की बात करें, सोहेल ने पुलिस को बताया, ये जो चूनिया वाला केस है, कि उनके जो उस्ताद थे नान की दुकान पर जहाँ पर ये शागिर्द थे, सबसे पहले उसने इसको किया, और वहाँ से ये इसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार मैं भी इन बच्चों के साथ ये ही करूँगा। क्या इसका मतलब है कि हर विक्टिम अब्यूज़र बनता है? नहीं, ना ही इसका ये मतलब है कि हर अब्यूज़र विक्टिम बनता है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की, और सवाल हम ये इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि
किस तरह के लोग इस तरह के काम करते हैं। बात हुई कि जैसे आपने भी जिक्र किया सुहेल का, अक्सर अब ये देखते हैं कि एक साइकिल ऑफ अब्यूज़ शुरू हो जाती है। बच्चा मोलेस्ट होता है और वो बड़ा होके मोलेस्टर बनता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर विक्टिम अब्यूज़र है या हर अब्यूज़र एक विक्टिम था, लेकिन कुछ सर्वेस के मुताबिक 60% चाइल्ड मोलेस्टर्स के केस में ये कहीं ना कहीं उनके साथ ही ये हुआ था। तो फिर वो, क्योंकि उस वक्त वो कमज़ोर थे, कुछ नहीं कर सके, अंदर एक गुस्सा होता है और आपकी बॉडी भी आपको ट्रिक करती है, तो आप फिर वो दूसरों पे वो बदला निकालते हैं। इस तरह के हज़ारों केसेस हैं, मैं मज़ीद आपको इस पर डिटेल नहीं दूंगा। एक जो इसकी वजह होती है कि अक्सर मेल रेप की रिपोर्टिंग ही नहीं होती, लड़कों के जो केस है। एक ये भी सच है कि लोग अक्सर कहते हैं कि बच्चे बता देते हैं, बच्चे नहीं बताते। 60% केसेस में बच्चे नहीं बताते। इस पर भी अभी बात करेंगे। जैसे अभी ये जो पटोकी वाला केस है, 2.5-3 साल तक ये किस्सा चलता रहा, उसने किसी को नहीं बताया। फिर कुछ ऐसी जगह होती हैं, अच्छा जब ये माशरे में इतना फैल जाए तो ये कल्चरल नॉर्म बन जाता है, तो इसको कोई बड़ी बात समझे नहीं जाती। हुसैन खान वाला का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, और इससे भी जो ज़्यादा खौफनाक खबर थी, ये मोहम्मद अकबर नोतिज़ाई ने डॉन अखबार में छापी थी। बलूचिस्तान के एक इलाके शारग का, अगर मैं सही कह रहा हूँ, वहाँ पे कोयले की कानें होती हैं और वहाँ पे बाकायदा बच्चों को बुलाया जाता है सिर्फ इसी मकसद के लिए। वहाँ पर ये नॉर्मल है। उन बच्चों का क्या बनेगा जब वो बड़े होंगे, जो इस चीज़ को नॉर्मल समझकर आगे जाते हुए हैं, शायद वो भी ऐसा काम करेंगे। अच्छा, अब जो मोलेस्टर होते हैं, क्योंकि और ये सुनना और जानना ज़रूरी है ताकि आप भी शनाख्त कर सकें और शायद किसी की कोई ना कोई प्रोटेक्शन हो जाए इससे, अपने बच्चों को महफूज, अपने बच्चों को। और ये 2-3 चीज़ें हैं। जो मोलेस्टर होते हैं ना, वो बहुत बहुत सियाने होते हैं। अच्छा, एक तो ये मिथ है कि कोई अजनबी का होता है, इस पर तो हमेशा बात की है। 90% केस में कोई जानने वाला होता है। वो बड़ा सिंपल है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको एक्सेस चाहिए बच्चे की तरफ, ठीक है। एक्सेस में अच्छा, सबसे पहले तो आप सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, सेलेक्ट किस तरह के बच्चे होते हैं? जाहिर है कि फिजिकल का एक है, लेकिन ज़्यादा है एक तो एक्सेस जिसकी साथ आपकी हो सके, और जो बच्चे कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर से मेरी मुराद क्या है? कमज़ोर से मेरी मुराद फिजिकली कमज़ोर नहीं है, मेरी मुराद है वल्नरेबल इमोशनली, क्योंकि इनका एक रेडार होता है इन मोलेस्टर्स का। वो देखते हैं कि यार ये जो बच्चा है ना, इसको प्यार की ज़रूरत है, ये जो बच्चा है इसके कोई दोस्त नहीं है, इसके जो बाकी दोस्त है स्कूल में इसका मजाक उड़ाया जाता है, इसको अजीब समझा जाता है। वो फिर उसके साथ दोस्ती और हमदर्दी का नाटक करते हैं। अच्छा, इसका जो सेकंड स्टेज है वो है एक्सेस, ठीक है। तो अक्सर आप देखेंगे जावेद इकबाल के केस में, हाँ, कि वो इस तरह के काम करते हैं, फिर इस तरह के शोबों की पेशों की तरफ जाते हैं जहाँ पर उनको बच्चों का एक्सेस मिलता है। कैथोलिक प्रीस्ट को देख लें, सही है। अक्सर आप देखते हैं बैरून मुल्क ऑर्फनेजेस में ये काम ज़्यादा चलता है, बिकॉज यू हैव एक्सेस, टीचर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ब्रेक ले लें, इसको कंटिन्यू रखें। अच्छा ठीक है, एक बार फिर वेलकम बैक। चाइल्ड मोलेस्टर्स अपने टारगेट को कैसे अप्रोच करते हैं, क्या करते हैं, अभी कुछ पॉइंट्स आपको बताएं। जो तीसरा स्टेज है वो है उसका एतमाद हासिल करना, ठीक है। इसमें वो अगर वो देखते हैं कि यार बच्चे को घर में अटेंशन नहीं मिलती, वो दुगनी अटेंशन देंगे, बच्चे को स्पेशल फील कराएंगे, छोटे छोटे तोहफे देंगे। ये ज़रूर कहेंगे कि ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अपने वालिदैन को ना बताना, किसी को ना बताना, क्योंकि वो तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जब मोलेस्टिंग करेंगे वो उनके साथ, तो वो यही कहेंगे कि ये हमारा राज है। तो शुरू करते हैं छोटी छोटी चीज़ों से और फिर अपने मकसद को पूरा करते हैं। ये तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड केसेस में हो सकता है कि ये जो तंदूर वाले हैं वो नान खिला देंगे, ये बेटा ये रख दे तू अपने पास, दोस्ती कर रहे होते हैं। फाइनल स्टेज जो है एक्चुअल मोलेस्टेशन से पहले, वो है कि आपको डिसेंसिटाइज करते हैं टच करने से। मतलब मजाक में आपका हाथ पकड़ लेंगे, बाकी दे देंगे, गोद में ले लेंगे, बिल्कुल कुश्ती लड़ेंगे, टिकल करेंगे, ताकि बच्चे को मतलब एक बड़े क्रूड एग्जांपल है कि जैसे आप घोड़े को तैयार करते हैं ना, धीरे धीरे चढ़ने से मतलब होते हैं यू टच इट, यू क्लाइमेटाइज इट, ये है, ठीक है। अब अक्सर ये चीज़ें किसी और को नज़र नहीं आती,
ठीक है। और जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जो तकरीबन 50 से 60% केसेस में बड़े होकर लोगों ने बताया कि मेरे साथ बचपन में ये हुआ था, उस वक्त वो नहीं बताते। कभी कभी तो बच्चों की इतनी कम होती है कि उनको समझ नहीं आ रहा, उनके पास वो अल्फाज ही नहीं है कि वो बयान कर सके। फिर और केसेस हैं कि अगर फॉर एग्जांपल घर में आपका माहौल ये है कि बच्चे को हमेशा डांटा जाए, तो वो समझेगा कि अगर मैं बताऊंगा तो ये, फिर वो अपने आप को ब्लेम करते हैं, क्योंकि जो ग्रूमर है वो ये भी, जो मोलेस्टर है वो ये भी आप बच्चे को के जहन में डाल देते हैं कि तुम ही मुझे उकसा रहे, जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार हो, तुम्हें तो मजा आया। ये जो फिलॉसफी होती है। तो एज पेरेंट्स या एज टीचर्स या जो भी, आपको किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए? मतलब वर्बली अगर नहीं पता लगा आपको और आपको अगर कोई जख्म या कोई ऑब्वियस चोट नहीं नज़र आ रही, सबसे पहले बिहेवियर में चेंजेस, ठीक है। जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, अब आपको पता है कि बच्चे जब बहुत ही छोटे होते हैं तो अक्सर सोते हुए भी पेशाब कर लेते हैं, ठीक है। बड़े बच्चों में ये डिस्ट्रेस की निशानी होती है, डिस्ट्रेस की निशानी होती है। अगर ये बियॉन्ड द एज जहाँ पर बेड वेटिंग रुकनी चाहिए, अगर ये सिलसिला दोबारा शुरू हो रहा है, कोई मसला है, कोई मसला है, इस पर गौर करें। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अब उनकी जो सेक्सुअल नॉलेज है, मतलब जिनसी जो अवेयरनेस है जिस्म के बारे में, वो उस अपने उम्र के बच्चों से ज़्यादा है। मतलब वो ऐसी चीज़ें जानते हैं जो किसी बच्चे को पता नहीं होना चाहिए, बच्चे को पता। और कभी कभी वो अपने स्कूल में एक्ट आउट करते हैं, ठीक है, दूसरे बच्चों को छूना, उनको समझ नहीं आ रही होती, वो समझते हैं कि ऐसे ही करना होता है। उनकी कंप्लेंट जाती है और उल्टा उनको फिर मजीद मार और मजीद डांट पड़ती है, वो और अंदर हो जाते हैं। दिस इज़ अनदर वार्निंग साइन। फिर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ख़ासतौर पे हमारे कल्चर में, अगर एकदम आपका बच्चा अगर बिल्कुल फ्रेंडली है, सबके साथ घुलता है मिलता है, और कोई एक बंदा है जिससे वो दूर रहता है, वो कहता है कि नहीं, मैंने इस ड्राइवर के साथ नहीं जाना, मैंने इस मामू की गोद में नहीं बैठना, ये भी एक वार्निंग साइन है, ठीक है। बच्चा आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई मसला है यहाँ पर, पे अटेंशन टू इट, पे अटेंशन टू इट। फिर जाहिर है कि एकदम इमोशनल चेंजेस, एकदम राज रखना, ठीक है। और वही जैसे अभी मैंने बात किया ना, ये हमारे बीच में एक राज है, तो अगर एकदम आपका बच्चा कोई चीज़ें छुपा रहा है तो ये भी एक पॉसिबल है। और फिर जाहिर है कि और ये बड़ी ऑब्वियस है, फिजिकल पेन, ख़ास तौर पर जेनिटल एरिया में और एनल एरिया में। अब अगेन मैं बार बार ये बात कहूँगा कि जो कंसिस्टेंट चीज़ हमने देखी है कि जो बच्चे एक्चुअली आते हैं और बताते हैं, वो होते हैं जिनके घर का माहौल फ्रेंडली हो। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपका बच्चा कह रहा है कि मैंने 16 घंटे प्ले स्टेशन खेलना है तो आप कहें कि बिल्कुल खेल लें, लेकिन उनकी बातें सुने। और जो हमारी बदकिस्मती के साथ हमारे माशरे में जनरली ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हमने बोल दिया तो हमने बोल दिया, ये चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी। इंटरनेट, अब तो ग्रूमिंग इंटरनेट पर भी होती है, तो अगेन अगर इस पे भी मतलब आपको थोड़ी सी नज़र रखने की ज़रूरत है। और आप कैसे कर सकते हैं? आप इंगेज ही कर सकते हैं ना, ये तो नहीं कि दिखाओ मुझे तुम क्या कर रहे हो। तो आप कम्युनिकेट करेंगे, यार बेटा जिससे आप अभी ये चैट कर रहे हैं ये कौन है, आपका ये दोस्त है कि आप इसे एक्चुअली इससे मिले हैं। और ऐसा नहीं कि आप बच्चे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम, हाँ मुझे बताओ, वो और मजीद आएगा और हमदर्दी के लिए किसके पास जाएगा? मोलेस्टर के। और दूसरा आप ये देखिए, जो कसूर पे मेजॉरिटी केसेस आए, क्या था कि छोटी बच्ची या बच्चे को आपने दुकान पे टॉफ़ी लेने के लिए भेज दिया। बिल्कुल, मतलब कैसे हो सकता है कि आप 4 साल के बच्चे को कहो कि जा कर के मोहल्ले की कोने की दुकान से आप जो है ना वो चीज़ ले आएँ। तो ये चीज़ भी आपको वो करनी है कि अगर बड़ा भाई है या वालिद है, कोई ना कोई एडल्ट सुपरविजन होनी चाहिए। यहाँ हमने देखा कि जितनी, आप ज़ैनब का केस ले लो, ज़ाहिर है वो देखा 2 छोटे बच्चे जा रहे थे, उसने वो बच्ची को पकड़ा और वो ले गया इमरान अली। उसी तरीके से ये बार्बर वाला था केस कि भाई वो छोटा बच्चा जो है मार्केट में बच्ची जो है वो वहाँ जा रही है। तो ये चीज़ें भी है कि आप जब बाहर बच्चों को इस तरह गली में खुला छोड़ेंगे विदाउट एनी सुपरविजन, फिर ट्यूशन्स पढ़ाने के लिए आप एक सिक्लूडेड प्लेस या एक कोने में ऐसा कमरा आपकी ना उसके दरवाजे खुले रखें, बजाय इसके ट्यूटर को आप बिल्कुल लाउंज में बिठाएं या ड्राइंग रूम में, ताकि वो आपकी नज़रों के सामने हो पेरेंट्स की। बिल्कुल नहीं, आई मीन ये हैं 1000 बातें, आई मीन इस पर तो हम घंटों अभी मज़ीद बात कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से शो का टाइम ख़त्म हो चलता है। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए।
खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।